अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये आसान है। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि एक 28 सेंटीमीटर की लंबी तार है, इस तार को दो टुकड़ों में काट लिया गया। एक तार थी 28 सेंटीमीटर लंबी, इसको बीच में से कहीं पे काट लिया गया होगा। ठीक है, तो दो टुकड़े कर दिए इसके। एक टुकड़े से तो बनाया वर्ग, एक टुकड़े से तो क्या बनाया, वर्ग बनाया। और दूसरे टुकड़े से क्या बनाया, वृत्त बनाया। ऐसे मोड़ करके उस तार को वृत्त बना दिया। ठीक है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वर्ग और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो जाए। जैसे एक टुकड़े से तो ये बनाया, दूसरे टुकड़े से ये बनाया, तो इन दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है ना वो न्यूनतम हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो आप कहेंगे सर इसको फंक्शन के अंदर बदलेंगे सबसे पहले। कौन से फंक्शन के अंदर? तो हम इसको बदलेंगे एरिया वाले फंक्शन के अंदर, क्योंकि वही चीज़ न्यूनतम करने को बोल रहा है ना। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया ज्ञात करते हैं सबसे पहले। एरिया ज्ञात करने के लिए इसकी भुजा चाहिएगी, इसकी त्रिज्या चाहिएगी। तो इसकी भुजा को कुछ मान लेते हैं, हम यहाँ पे कह देंगे माना वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा को लेट से मैं एक्स मान लेता हूँ, और वृत्त की त्रिज्या इसको मैं लेट से वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का जो एरिया है ना उसका फॉर्मूला ज्ञात करना है, या फिर कह लो कि इनका सम्मिलित क्षेत्रफल ज्ञात करना है सबसे पहले। तो वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल ये हो जाएगा सर जी हमारे पास इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, यानी कि एक्स स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर लिया, फिर भुजा गुणा भुजा के लिए बात एक ही है। प्लस में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है कि इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हैं, एक तो एक्स और एक वाई। मुझे इसको सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिंगल वेरिएबल के अंदर कैसे कन्वर्ट करूं? तो सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इस बात का हम यूज़ करेंगे। इस बात का हमसे क्या कह रखा था कि 28 सेंटीमीटर लंबी तार है ना, और 28 सेंटीमीटर लंबी तार को दो टुकड़ों में तोड़ करके एक से तो बनाया वर्ग, एक से बनाया वृत्त, है ना। तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको हम सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे कह रहा हूँ समझो, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। हमसे क्या कह रखा था कि 28 सेंटीमीटर लंबी तार है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ा, एक टुकड़े से तो बनाया वर्ग, है ना, या फिर कह लो कि एक टुकड़े से तो बनाया वर्ग का परिमाप। वर्ग बनाया या फिर वर्ग का परिमाप बनाया, एक ही बात है ना। ये वर्ग बेसिकली वर्ग का ही परिमाप ही तो है ना, अंदर से तो खोखला ही है तो वर्ग का परिमाप ही। तो एक टुकड़े से तो बनाया वर्ग का परिमाप, और एक टुकड़े से बनाई वृत्त की परिधि। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि वर्ग का परिमाप प्लस में वृत्त की परिधि बराबर होगी 28 सेंटीमीटर के। भाई अगर मैं ये परिमाप लूँ और ये परिधि लूँ और इनको ऐड करूँगा तो 28 के बराबर ही आएगा ना। तो इसका इस्तेमाल करूँगा, मैं कहूँगा कि भैया प्रश्नानुसार वर्ग का जो परिमाप है प्लस में वृत्त की जो परिधि है ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी सर जी 28 सेंटीमीटर के। यही तो बात है। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये होता है सर जी 4 गुणा भुजा। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है सर 2 पाई आर बराबर 28। यहाँ से काम करते हैं, वाई की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप चाहें तो एक्स की रख सकते हैं, मैं वाई की कर रहा हूँ। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगी 28 माइनस 4x अपॉन में 2 पाई। ये जो वाई की वैल्यू है ना इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ए बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में पाई इंटू वाई की वैल्यू क्या हमारे पास ये है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो चाहे तुम, है ना। जैसे ये तो कट जाएगा 14 पे और ये कट जाएगा 2 पे। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू होगी 14 माइनस 2x अपॉन में पाई और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन के तैयार हो गया जो केवल और केवल एक ही वेरिएबल में है, एक्स एक्स के अंदर है, और वही हमें चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में पाई इंटू 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। मैंने स्क्वायर को खोल लिया पहले, तो एक पाई से एक पाई कट गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो बेसिकली हो जाएगा ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में पाई। ऐसा हो गया, मैं समझ गया। ये हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि केवल और केवल एक चर के अंदर है। अब मुझे इस फंक्शन का न्यूनतम मान चाहिए। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन का अगर आपको न्यूनतम मान चाहिए तो न्यूनतम मान कैसे मिलता है? आपके आंसर किसी भी फंक्शन का अगर मुझे न्यूनतम मान चाहिए तो उसके लिए मुझे दो स्टेप लगाने पड़ेंगे।
तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला स्टेप क्या लगेगा, पहला स्टेप लगेगा क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने का। तो इस फंक्शन का मैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करता हूँ। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं भैया, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए डेरिवेटिव को बराबर रख दो शून्य के। तो डेरिवेटिव को बराबर रख देता हूँ मैं शून्य के। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सर जी 2x, और इसका डेरिवेटिव आपके अनुसार इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/π को तो बाहर निकाल लिया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ज्ञात करूँ तो हो जाएगा पावर डाउन 1 लेस, और इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो -2। तो कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं, है ना, या फिर बिना एलसीएम लिए भी, बिना एलसीएम लिए भी चल सकता है वैसे तो पता। चलो एलसीएम नहीं लेते हैं, बिना एलसीएम ले करते हैं। 2x माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया ना, माइनस का 2 दूनी 4 इंटू 14 माइनस 2x अपॉन में पाई बराबर 0, ऐसा हो गया। ठीक है, तो एलसीएम ही ले ही लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा पाई, ये हो जाएगा 2x पाई माइनस का 14 चौके 56 प्लस का 8x बराबर 0, है ना। अब क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो। तो यहाँ पे तो अनडिफाइन होगा नहीं, क्योंकि बटे में कोई एक्स वाली चीज़ नहीं आ रही, शून्य होगा। तो शून्य कब होगा, जब ऊपर वाला शून्य हो। तो ऊपर वाले को शून्य के बराबर रख दो। तो अगर मैं ऊपर वाले को शून्य के बराबर रखूँगा और एक्स की वैल्यू ज्ञात करूँगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 56/2π + 8 ये आ जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 28/π + 4। नीचे वाले में से 2 निकाल करके काटे बटाई कर ली। तो ये हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गया। अभी जो क्रांतिक बिंदु है स्थानीय उच्चतम भी हो सकता है, स्थानीय निम्नतम भी हो सकता है। उसको कैसे पता करेंगे, उसको पता करेंगे स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा कि भाई डबल डेरिवेटिव याद करो। तो पहले तो मुझे बताओ कि सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है। आपके आंसर सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये यही है ना। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा सर जी हमारे पास 1/π को तो बाहर निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव 2π, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 8। तो डबल डेरिवेटिव ये हो गया। मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर ज्ञात करना है, मुझे डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है जब एक्स की वैल्यू क्या हो 28/π + 4, है ना। ये पॉजिटिव चीज़ है बेसिकली। तो अगर मैं, अच्छा यहाँ पे तो एक्स बचा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है ना। तो एक्स बराबर 28/π + 4 पे भी डबल डेरिवेटिव का सिंबल यही, तो एक्स बराबर 28/π + 4 पे भी डबल डेरिवेटिव यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स वाली चीज़ तो है नहीं कि मैं वहाँ पे डालूँ, तो सेम टू सेम यही रहेगा अपना। ठीक है, ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपके आंसर ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव किसी क्रांतिक बिंदु पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो क्रांतिक बिंदु है स्थानीय निम्नतम है। तो आप कह दो कि अतः स्थानीय निम्नतम क्या हो जाएगा हमारे पास, स्थानीय निम्नतम हो जाएगा सर जी हमारे पास 28/π + 4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया वो समझो। इसका मतलब ये हो गया कि जो लंबी तार थी ना, 28 सेंटीमीटर लंबी तार थी, उस तार को एक सिरे से इतना काटना चाहिए, है ना। इसके मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, हम कह देंगे अतः 28 सेंटीमीटर लंबी तार का पहला टुकड़ा, 28 सेंटीमीटर लंबी तार का पहला टुकड़ा कितना हो जाएगा, ये जाएगा सर जी 4x, है ना। तो इसकी 4 से गुणा कर लो, इसकी 4 से गुणा करना, ये हो जाएगा सर 28 चौका 112 अपॉन में पाई + 4। यानी कि जो 28 सेंटीमीटर लंबी तार है ना, 28 सेंटीमीटर लंबी तार है, उस 28 सेंटीमीटर लंबी तार का पहला टुकड़ा तो होगा इतना, है ना। और दूसरा टुकड़ा क्या कितना हो जाएगा आपका आंसर, दूसरा टुकड़ा, हाँ जी दूसरा टुकड़ा हो जाएगा जब मैं इसमें से 28 घटा दूंगा, सिंपल, है ना। 28 माइनस 112 बटे में पाई + 4। तो पहला टुकड़ा ये है भैया, दूसरा टुकड़ा ये है ना। 28 सेंटीमीटर लंबी तार को इन दो टुकड़ों में काटना चाहिए, क्योंकि दो टुकड़ों में अगर आप काटोगे ना, तो इससे अगर आप वर्ग बनाओगे, इससे अगर आप वृत्त बनाओगे, तो उनका क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम बनेगा। इसका ये मतलब बन गया। लॉजिक समझ में आया। हमसे यही चीज़ पूछी थी ना, हमसे ये थोड़ी पूछा था कि भाई वृत्त वर्ग की भुजा क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी, ये बताइए। ये तो हमसे पूछा नहीं था। अगर ये पूछा होता तो यहाँ पे ढाल करके वृत्त की परिधि भी निकाल लेते, लेकिन हमसे पूछा नहीं था। हमसे तो यही पूछा था ना कि 28 सेंटीमीटर लंबी तार को कितने टुकड़ों, किस किस साइज़ के टुकड़े में काटना चाहिए। तो वो साइज़ हमने बता दिया कि भाई पहला टुकड़ा ये होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, पहला टुकड़ा ये होना चाहिए, दूसरा टुकड़ा ये होना चाहिए। ये हमसे पूछा था और ये हमने बता दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्या कह रखा है? कह रखा है कि सिद्ध करो कि आर त्रिज्या के गोले के अंदर विशालतम शंकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। मतलब समझो, एक गोला है, गोला माने बॉल, एक बॉल है, इस बॉल के अंदर आपने एक शंकु ढाल दिया जिसका आयतन जो है ना वो सबसे उच्चतम है। ठीक है ना, ये आपने एक ऐसे शंकु ढाल दिया, इस शंकु का जो आयतन है वो सबसे क्या है, उच्चतम है, ये हमसे बोल रखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि इस शंकु का जो आयतन है वो इस गोले के आयतन का 8/27 होगा। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो मुझे इस प्रॉब्लम को सबसे पहले फंक्शन के अंदर बदलना पड़ेगा। किस फंक्शन के अंदर बदलूं भाई? तो जिसके साथ उच्चतम या फिर निम्नतम लिखा होता है ना, उस फंक्शन के अंदर हमें बदलना पड़ता है। किसके साथ उच्चतम लिखा है? तो उच्चतम लिखा है शंकु के आयतन के साथ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, शंकु के आयतन को फॉर्मूले के अंदर लिख लेते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी हमारे पास 1/3 पाई r²h। तो इस शंकु की त्रिज्या को कुछ मान लो, मान लिया कि शंकु की त्रिज्या जो है वो हमारी x है। इसकी ऊंचाई को भी कुछ मान लो कि इसकी ऊंचाई जो है हमारी y है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 पाई r²h। ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को एक फंक्शन के अंदर बदल दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर दो चर हैं, मुझे चाहिए एक चर। तो एक चर के अंदर बदलना पड़ेगा यहाँ पे। वो कैसे बदलूं भाई? तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे। देखो, ये जो हमारे पास बॉल है, गोला है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं पाएगा। मान लो कि इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, पाएगा यहाँ पे ही बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहीं पाएगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मान लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, लेट से। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका ओ ए है ये क्या होगा, आपके आंसर ये होगा हमारे गोले की त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या हमें क्या गिवन है? गोले की त्रिज्या हमें गिवन है आर, तो इसको मैं आर बोल सकता हूँ। आर बेसिकली एक अंक है बेटा, फिक्स चीज़ है ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना आर त्रिज्या वाला गोला। अगर मान लो यहाँ पे दे देता कि 5 त्रिज्या वाला गोला, तो ये अंक ही होता है ना बेसिकली। तो ये जो आर है बेसिकली एक अंक है, वेरिएबल नहीं है, अंक है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको मैं एक चर के अंदर बदल पाऊंगा। तो इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, लेट से। सबसे पहले इसको नाम दे दो, इसको कह दो बी, इस पॉइंट को कह दो सी, इस पॉइंट को कह दो डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे हैं वाई ए डी, इसमें पाइथागोरस लगा करके यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे ढालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल वाई ए डी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है? ओडी। ठीक है, तो हो जाएगा r² बराबर x² प्लस में। अगर मैं आपसे इस ओडी की लेंथ पूछूं तो आप बता सकते हैं? आपके सब बिल्कुल बता देंगे। कैसे? तो कोई पूरी लेंथ तो है y, है ना, और अगर मैं सिर्फ इतनी लेंथ पूछूं, सिर्फ इतनी लेंथ पूछूं, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास r। क्योंकि अगर ये r है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो r ही होगा, त्रिज्या ही तो होगी इसकी गोले की। ठीक है, तो अगर मैं ओडी की लेंथ पूछूं तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी y माइनस आर का स्क्वायर। समझ में आ गई? ओडी हमारे पास क्या हो जाएगा? y माइनस आर, है ना। यहाँ से एक काम करते हैं, x² की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, वो आसान पड़ेगा ना। तो हो जाएगा r² माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर x²। समझ में आ गया? तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो हमारे पास ये फंक्शन बना था ना, इसको एक चर के अंदर बदल दूंगा। ये हो जाएगा 1/3 पाई, x² की वैल्यू क्या है? x² की वैल्यू ये है, पुट कर दो, r² माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर गुणा में y। ऐसा ही तो है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई r², y, ये y को यहाँ पे ले आया ना मैं, और माइनस, इसको खोल लो एक बार, इसको खोलना। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और गुणा में y तो था ही, कुछ ऐसा हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/3 पाई को लिख सकता हूँ पाई/3, इसको खोल लो, r² y माइनस y² माइनस r², है ना,
अच्छा वाई स्क्वायर नहीं होगा, वाई क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वाई भी तो गुणा में है ना बेटा। यहाँ पे आर स्क्वायर वाई हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे आर की इसकी वाई से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2y² आर। समझे, इसको मैंने गुणा कर लिया यहाँ से, तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, इससे ये कट जाएगा। और कुछ कट रहा है आप में से, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो v बराबर जाएगा π/3 गुणा में 2y² माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, और केवल केवल एक वेरिएबल के अंदर बनाया है, y के अंदर, क्योंकि r तो एक अंक है ना, इसके लिए उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो एक वेरिएबल के अंदर हमने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन का मैं उच्चतम ज्ञात करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ ना कि ये जो हमारा शंकु है इसका वॉल्यूम क्या हो, हाई हो, उच्चतम हो। तो इस फंक्शन का हम उच्चतम ज्ञात करते हैं। किसी फंक्शन का अगर आपको उच्चतम ज्ञात करना है तो उसके दो स्टेप हैं। पहला तो है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो, तो इसके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसके डेरिवेटिव को रखना पड़ेगा शून्य के, dv/dx को बराबर रखना पड़ेगा शून्य के। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, π/3 को तो बाहर निकालिए, अंक है वो तो, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अच्छा माई मिस्टेक, यहाँ पे dv/dy लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन बनाया है ये y के अंदर बनाया है, तो dv/dy लिखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2r, तो एक अंक है उसको बाहर निकाल लो, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y माइनस y³ का डेरिवेटिव 3y² बराबर शून्य। ठीक है, तो दोनों तरफ π/3 से भाग कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली 4ry माइनस 3y² बराबर शून्य, ऐसा हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लो y, तो 4r माइनस 3y बराबर शून्य। तो y के लिए या तो शून्य हो सकती है, या फिर y के लिए क्या हो सकती है, y के लिए हो सकती है हमारे पास 4r/3, है ना। y के लिए शून्य संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि y हमारा क्या है, y हमारी ऊंचाई है। ऊंचाई कभी नेगेटिव, ऊंचाई कभी शून्य हो सकती है क्या इसकी, नहीं हो सकती है ना। शंकु की ऊंचाई अगर शून्य होगी तो शंकु कैसा हुआ, तो ये तो संभव है नहीं, लिख देना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4r/3। अब ये जो y की वैल्यू आई स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय न्यूनतम है, इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए लगाना पड़ेगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता था कि डबल डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। अब हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव, हमारे पास क्या है, सिंगल डेरिवेटिव सर जी हमारे पास ये भी सिंगल डेरिवेटिव है ना। इसको सिंगल डेरिवेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे π/3 हटा दिया ना, तो इसी को बोलना पड़ेगा सिंगल डेरिवेटिव। अगर आप यहाँ से π/3 नहीं हटाते तब भी इसको बोल सकते थे, लेकिन चूंकि आपने हटा दिया तो यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा आपको सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, ये जी π/3 गुणा में 4ry माइनस 3y², है ना। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा सर जी हमारे पास π/3, तो अंक है उसको बाहर निकाल लो। 4ry का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4r माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6y। ठीक है, मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर ज्ञात करना है, मुझे डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है जब y की वैल्यू 4r/3 हो। तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ 4r/3 लिख दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 4r में से 8r जाएगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा ये। तो मैं कह सकता हूँ कि डबल डेरिवेटिव का जो सिंबल आया है, डबल डेरिवेटिव का जो सिंबल आया है वो नेगेटिव आया बेसिकली। 4r/3 पे डबल डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, नेगेटिव आया। अगर डबल डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि ये जो क्रांतिक बिंदु है हमारा स्थानीय उच्चतम है। तो अतः स्थानीय उच्चतम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम हो जाएगा सर जी 4r/3। ठीक है, अच्छा जी, मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि गोले का जो शंकु का आयतन है वो गोले का आयतन का 827 है, ये दिखाना है मुझे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई है ना बेसिकली। अब इस y की वैल्यू को एक काम करो, इसके अंदर ढाल दो, इसके अंदर ढाल दो और x² की वैल्यू ज्ञात कर लो। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूँ। तो हम कह देंगे समीकरण 1 से देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू आई है 4r/3। अगर मैं इस y की वैल्यू को समीकरण 1 के अंदर ढालूंगा और x की वैल्यू ज्ञात करूंगा, x की कर लो या फिर x² की कर लो, यहाँ पे x² निकल जाएगी ना, तो x² की निकाल लेना। x² की वैल्यू आ जाएगी 8r²/9। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप आराम से कर लीजिएगा, इसके अंदर ढाल करके x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा जो कि ये आएगी। ठीक है, तो अब मुझे दिखाना क्या था, मुझे दिखाना था कि शंकु का जो आयतन है ना वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा सर जी, इसका सूत्र है 1/3 πr²y, इसका सूत्र है 1/3 πx²y। तो हो जाएगा 1/3 पाई
एक्स के लिए है, रख दो, है ना, और वाई के लिए हमारे पास क्या है, वाई के लिए ये भी रख दो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौका 32, 8 चौका 32 आर क्यूब पाए अपोन में 9 × 27, 27 × 81, ऐसा हो जाएगा। ये तो शंकु का आयतन हो गया। अब तुम ज्ञात कर लो गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र पता है क्या? गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, गोले का आयतन ये हो गया। अब तुम अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो तो तुम पाओगे कि जो शंकु का आयतन है वो बेसिकली गोले का आयतन का 8/27 गुना है। अगर आप इसके 8/27 से गुणा कर लेंगे तो यही आएगा। करके लिख लो, 8 चौका 32, 27 × 81, ये बनेगा ना। तो यहाँ कह दो कि यहाँ शंकु का आयतन, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको, 8/27 गुना है गोले के आयतन के। अगर मैं गोले के आयतन का 8/27 से गुणा कर दूंगा ना, तब जाके शंकु का आयतन मिलेगा मुझको। ठीक है, और यही मुझे सिद्ध करना था। इतने सिद्ध हम समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। वापस समझो, हमने स्थानीय उच्चतम ज्ञात किया, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर ली। हमें दिखाना था कि शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 गुना है, तो हमने दिखा दिया, सिंपल। तो ऐसे करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।